जोहार। मास्टर जी की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और देखिए ना, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने के लिए हाजिर हो चुके हैं। हाँ। तो उनको भी जोहार कर लें। हाँ। हाँ तो भाई आपको भी जोहार और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ। और मास्टर जी देखो, हाँ। फिर कुछ जाने के मन कर लग, फिर राउटिंग चाहिए लाली हमरे। तो भाई देखिए, हम हाँ। तो बिल्कुल इसीलिए हाजिर होते हैं कि अपने किसान भाइयों को ढेर सारी जानकारियाँ दें और आपकी भी जो समस्या है उसका भी समाधान करें। तो शुरू करल जाए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम जानकारियों का सिलसिला शुरू करें किसान भाइयों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़ी हमारी तमाम तरह की खबरें क्या हैं। देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है मत्स्य फसल बीमा योजना। जनवरी से लेकर मार्च तक बोई जा सकती है फ्रेंच बीन की झाड़ीदार किस्में। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। राज्य के मछली पालकों और मछली पालन व्यवसाय के विकास के लिए मत्स्य विभाग झारखंड द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से एक है मत्स्य फसल बीमा योजना। राज्य के मछली पालक अपने पाले हुए मछलियों का बीमा कराकर इस योजना द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न फसलों में मौसम के दुष्प्रभाव एवं अन्य बीमारियों की वजह से कभी-कभी फसल नष्ट हो जाते हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मछली पालन में भी ऐसी स्थिति संभावित होती है। इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए मत्स्य विभाग झारखंड मत्स्य फसल बीमा योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत मछली फसल बीमा कराने के लिए प्रीमियम की आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी और शेष आधी राशि का भुगतान मछली पालक द्वारा किया जाएगा। किसान भाइयों, वर्तमान समय में बैगन के फसलों में अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। ये कीट कौन से हैं, किस प्रकार ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके नियंत्रण के क्या उपाय है, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि बैंगन की जितनी खेती कर रहे हैं उसमें कीट एवं बीमारियों का बहुत ज़्यादा अभी प्रकोप होता है। तो उसके लिए आप इसमें नर्सरी की अवस्था से ध्यान रखिए। और जहाँ तक मुझे पता है अभी जैसिड एफिड्स लगते हैं, उसके लिए आप कॉनफिड और 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें 10 दिन के अंतराल पे। इसके बाद में तना एवं फल छेदक की रोकथाम के लिए आप नीम बेस्ड जितने भी पेस्टिसाइड हैं पहले से आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर आपका कीट ज़्यादा आ रहा है तो उसमें आप फेम, एलेंटो, कोराजिन, इन तीनों दवाइयों में से किसी एक का 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके, या फिर सक्सेस जो स्पाइनोसेड हैं उनको 1 ml को 2 लीटर पानी में मिला करके 10 दिन के अंतराल पर नियमित छिड़काव करें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान आने वाला महीना जनवरी से लेकर मार्च तक फ्रेंच बीन की बुआई कर सकते हैं। इस समय में फ्रेंच बीन लगाने के लिए इनकी झाड़ीदार किस्में उपयुक्त होती हैं। आइए जानते हैं ये झाड़ीदार फ्रेंच बीन की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। अर्का कोमल, पंत अनुपमा और स्वर्ण प्रिया, ये नाम है फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद झाड़ीदार होती है और वर्तमान मौसम में लगाने योग्य होती है। अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी में इन किस्मों की 80 से 90 किलोग्राम बीज की बुआई कर उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल फ्रेंच बीन प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, आपके लगाए गए चने की फसल अब तैयार होने की स्थिति में होगी। ऐसे समय में कटवा कीट का आक्रमण फसल पर होने की संभावना रहती है। यह कीट पौधे को 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काट देता है, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। आइए बेहतर तकनीक में जानते हैं कटवा कीट के नियंत्रण के उपाय। जो किसान भाई अभी चना लगाए हुए हैं, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि चना में ये कटुआ कीट लग रहा है। ये कटुआ कीट जो होता है वो रात्रिचर होता है और रात के समय में आता है और पौधे को 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के ऊपर से काट देता है, जिससे पौधे
वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने खेत में शाम के समय में ये मिथाइल पैराथियन जो डस्ट आता है, पाउडर होता है, उसका मतलब 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें, या फिर क्विनोल फास दवा आती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके शाम के समय में उसका छिड़काव करें। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों पर कीट व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव आवश्यक होता है। फसलों पर पाउडर रूपी दवा के छिड़काव कार्य को आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए किसान इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दवा बर्बाद नहीं होती और पूरे फसल पर समान रूप से फैलती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। ये किसान आज अपने खेत में पूरे वर्ष व्यस्त रहते हैं। अनाजों के साथ अनेक तरह की सब्जियां भी उपजाते हैं। इनका मानना है कि पहले की अपेक्षा अभी खेतीबाड़ी में ज्यादा लाभ होता है। पहले खेतीबाड़ी कम होती थी और उपज भी कम थी, परंतु आज की स्थिति पहले से बेहतर है। हम लोग यहाँ अपना खेती करते हैं, गेहूं के और धान के वैज्ञानिक के विधि से हम लोग खेती करते हैं और बहुत अच्छे खेती करके हम लोग अपना बच्चे को अच्छे ढंग से वो स्कूल में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग अपना खेती उगा के अपना बच्चों को पोषण पालन कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ जितने भी हैं जो बाहर जाते हैं, सो अपना खेतों में मेहनत करके ही अपना खाना चाहिए और इसी से हम लोग लाभ लेना चाहिए। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। वर्तमान समय में राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी की स्थिति बनी हुई है। चावल और गेहूं को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों के भावों में तेजी का रुख है। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार नहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4450 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5850 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए, आलू न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए और प्याज न्यूनतम 2800 रुपए से लेकर अधिकतम 3200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस, देवघर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, दुमका अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, समाचार में तो इतना बढ़िया बढ़िया छोट छोट लेकिन काम कर चीज बता दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि कुछ तकनीकी बातें भी बता दें, बाजार का हाल चाल बता दें, साथ में मौसम का भी मिजाज बता दें। हाँ, तो इतना बढ़िया से बता देली। अब बारी तो शुरू हो जाला हमर, बाकी उकर पहले हमरे एक ठो विराम ले लेविला है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप कृषि दर्शन देखते रहिए। हम मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो मास्टर जी शुरू करो का? हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, जरूर। असल हम जाने खोजत रही कि जैसे किसान मन है जेमन ठिताना कम जमीन है, हाँ, अच्छा, छोट जमीन है, हाँ, बिल्कुल, और उमन बिल्कुल। बहुत कुछ करे खोजना, सब्जियों लगाए खोजना, कुछ मुर्गी पालन जैसन कोनो अगर करे ना संगे संगे, तो ऐसा कोनो उपाय बताए पारब कि उमन अपने जमीन में, यानी हाँ, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रकार की हाँ, खेती का फायदा उठाने हाँ, के लिए। हाँ, पर्वतीय जी, आप जो पूछना चाह रही हैं असल में उसको तकनीकी शब्दों में कहते हैं समेकित कृषि प्रणाली। तो आप ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए किसान भाइयों। अगर आपके पास भी, आप छोटी जोत के किसान हैं, आपके पास कम भूमि है, तो आप ये जो पर्वतीय जी चाह रही हैं समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानने, अगर इसकी जानकारी आपको प्राप्त कर लेते हैं आप, तो आप इससे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। छोटे स्थान में मछली पालन, बकरी पालन और दूसरे पशुपालन के साथ साथ खेती की तमाम तरह की चीज़ें, फलदार खेती, कृषि के साथ साथ जो वानिकी की पेड़ पौधे हैं उनको भी किससे लगाते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के छोटे स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। इसी को कहते हैं समेकित कृषि प्रणाली। और चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर बीके झा से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज हार प्लांडू आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे समेकित कृषि प्रणाली के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर बीके झा। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमने आज का विषय चुना है समेकित कृषि प्रणाली। तो समेकित कृषि प्रणाली है क्या और इससे क्या तात्पर्य है, किसान भाई क्या समझेंगे इसके बारे में? किसान भाइयों, जैसे चर्चा हो रही है समेकित कृषि प्रणाली, किसान भाइयों अक्सर आप जैसे कि खेती करते हैं तो अपने जैसे भूखंड में आप एकल फसल का ही आप चुनाव करते हैं, और जैसे आप अगर धान ले रहे हैं तो धान ही लेते हैं, या अन्य कोई सब्जियां ले रहे हैं तो आप वही लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि समेकित कृषि प्रणाली की एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कि आप जैसे कि 1 एकड़ का ही ज़मीन आप ले रहे हैं, तो इसमें आवश्यकता अनुसार जो है आप देखें कि आप किसकी फसल की ज़्यादा खेती करना, जैसे सब्जियों की खेती ज़्यादा, तो सब्जियों का ज़्यादा भूखंड रखें। लेकिन साथ में जैसे बागवानी हो गई, तिलहनी फसल हो गई, दलहनी हो गई, अनाज वर्गीय फसलें हो गई, जैसे मवेशी पालन हो गया, या तालाब आपके पास अगर जो हमारी जैसे झारखंड की कंडीशन है कि समतल ज़मीनें कहीं आपका उसका एक जगह नीचा भूभाग है, तो वहाँ पे आप अगर तालाब का निर्माण कर लेते हैं तो बरसात की जो भी पानी आती है तो वो वहाँ पे पानी आपकी इकट्ठी होती है, तो उसमें आप जो है वो आप मछली पालन कर सकते हैं, साथ में उसके ऊपर बागवानी कर सकते हैं तालाब के मेढ़ों के ऊपर, और साथ में जैसे कि आप मवेशी पालन करें, जैसे गौ पालन है, बकरी पालन है, या फिर आप जैसे बॉर्डर प्लांटेशन पे आप जैसे फ्लेमिंजिया जो जिससे कि लाह की खेती हो सकती है, या टेफ्रोशिया एक आती है, झाड़ीनुमा फसलें होती हैं, तो वो आप चारे का काम आता है। तो इस तरीके से आप अपने 1 एकड़ के मॉडल में या 1 हेक्टेयर के मॉडल में आप इसमें समेकित कृषि प्रणाली में आप विभिन्न फसलों को एक जगह आप ला करके आप उसकी खेती करें, और साथ में जैसे कि आप पशुएं भी रख रहे हैं, पशुधन रख रहे हैं, तो उसका जो अवशेष होता है तो वो आपके चारा में इस्तेमाल हो जाता है। और ख़ास करके जैसे कि आपके पास गौ पालन है अगर, तो उसमें आप फार्म यार्ड मेन्योर तैयार कर लेते हैं, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद तैयार कर लेते हैं, या जैसे कि आपके पास धान की अवशेष आते हैं तो उसमें आप मशरूम की खेती कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपके फसलों के साथ साथ जो भी इसमें अवशेष होते हैं और वैकल्पिक आय के लिए आपके पास तकनीकी ज्ञान होता है, तो उसमें आप समेकित कृषि प्रणाली में इन सबों का आप समायोजन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बताई समेकित कृषि प्रणाली के बारे में। अब बात आती है कि इसके लिए भूमि का चयन किस प्रकार किसान भाई करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे किसान भाइयों, जैसे कि आप अगर इसका समेकित कृषि प्रणाली के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप ऐसे जगह का चुनाव करें, जैसा मैंने आपको बताया
कि इसमें एक तो जल जमाव ना होता हो, और जल जमाव हो रहा भी हो तो जहाँ निचला स्तर है वहाँ पे आप तालाब का निर्माण अवश्य कर लें। तो ऐसे भूखंड जहाँ पे कि आप जो जिस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, जैसे कि आपकी सब्जियों की खेती कर सकें, आप दलहनी तिलहनी या फिर अनाज वर्गीय सब्जियों या फिर चारा के लिए आपकी, तो इस तरह से आप उसका वर्गीकरण करें। और ख़ास करके जिसकी आपको वहाँ पे अगर बाज़ार व्यवस्था है तो खास करके सब्जियों का क्षेत्रफल आप ज़्यादा रखें ताकि सब्जी से अच्छी आपकी आय प्राप्त होगी। और जैसा मैंने चर्चा किया समेकित कृषि प्रणाली में, तो समेकित कृषि प्रणाली में जैसे आपकी पौष्टिकता भी आपको इसका ख्याल रखना होता है, चूँकि आप विभिन्न एक ही फसल उपजा रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पे क्या होता है कि आपको एक ही फसल के सेवन भी आप करते हैं या फिर बाज़ार व्यवस्था पे आपको निर्भर करनी पड़ती है। तो इस तरह से भूखंड पे अगर आप अन्य तरह के फसलों का भी आप अगर चयन करते हैं और अपने खेतों में लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी पौष्टिकता भी बढ़ेगी। और ख़ास करके जैसे कि समेकित कृषि प्रणाली में, जैसे आप समेकित कृषि प्रणाली की तरफ जाते हैं, इसमें चूँकि हमारा एक का जो एंड प्रोडक्ट होता है तो ये हमारा दूसरे का इनपुट भी होता है। तो इसके लिए जैसे कि आप अगर जैसे चर्चा हो रही है, जैसे कि आप धान करते हैं तो धान का जो अवशेष आता है तो उससे आप मशरूम की भी कर रहे हैं, और साथ में जैसे कि आपके मवेशी हैं तो चारा भी खा रहे हैं। इसलिए आपका जो भूमि का चयन है वो आप अपने स्थान के हिसाब से देख लें कि किससे आपकी ज़्यादा जो है आमदनी प्राप्त होगी और किस तरह के आप फसलों को उसमें कर सकते हैं। और आपके पास पानी की व्यवस्था अगर है तो निश्चित तौर पे सब्जी आधारित पे ही जाएं तो आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि समेकित कृषि प्रणाली अपनाने के लिए उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल, जैसे समेकित कृषि प्रणाली किसान भाइयों अगर आपको अपनाना हो तो जैसे मैंने कहा कि आप एक तो भूखंड का आप वर्गीकरण कर लें। दूसरी सबसे चीज़ ये होती है जैसे कि आपके पास जो इसके बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जितने खरपतवार आ रहे हैं तो इसको आप जलाएं नहीं, इकट्ठा करके उसको आप जैसे कि केंचुआ के खाद में कन्वर्ट करें या फिर जैसे कि आपकी कंपोस्टिंग में आप उसको तैयार करें। और साथ में जैसे कि आप केंचुआ उत्पादन की बात करें इसमें, तो केंचुआ उत्पादन की तकनीकी ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि हम कैसे इसको करें। जैसे आप पशुधन पालन कर रहे हैं या आप जैसे तालाब हैं तो उसमें मछली पालन कर रहे हैं तो आपके पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए कि हम तकनीकी से मछली का उत्पादन कैसे करें। तो इस तरह से वैकल्पिक आय की व्यवस्था होती है समेकित कृषि प्रणाली में, तो उसमें आपको जो भी हमारे वैकल्पिक आय के जो स्रोत हैं, जैसे कि आपकी मशरूम उत्पादन, जिसकी जो बाई प्रोडक्ट हमारे धान के पुआल आते हैं या आप गेहूं करते हैं उसमें जो पुआल आते हैं तो उसी के सबस्ट्रेट से हम लोग सब मशरूम की खेती करते हैं। तो इस तरह से आपको वैकल्पिक आय से जहां आमदनी हमारी प्रति वर्ग बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके पास समेकित कृषि प्रणाली के लिए जो आप वैकल्पिक आय के स्रोत जो जानना चाह रहे हैं तो उससे भी तकनीकी ज्ञान आपको परिपूर्ण होना चाहिए। और ख़ास करके जैसे कि मैंने चर्चा किया कि समेकित कृषि प्रणाली में जैसे कि आप आप जब करते हैं तो आपके पास गोबर की खादें वगैरह आपके पास परिपूर्ण मात्रा में नहीं उपलब्ध रहती है। लेकिन जब आप समेकित कृषि प्रणाली में जाएंगे और जैसे आप इसमें गौ पालन भी कर रहे हैं तो जो आपके पास गोबर की खाद आ रही है या गोबर से जो आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो ये आप अपने खेतों में वापस आप इसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता आपकी बनी रहती है और बढ़ती जाती है निरंतर। तो इस तरह से या फिर जो गाय पालन करते हैं आप उसमें जो गौमूत्र होता है तो ये भी इसमें ये भी आपका जैविक खाद का काम करती है। जो आप जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपका जो डेली का जो प्रतिदिन का जो काऊ की जो यूरिन होती है तो उसको भी आप यहाँ पे हौज में कलेक्ट करते हैं और इसका हम सब फिर खेतों में इस्तेमाल करते हैं या हम इसको टॉप ड्रेसिंग करते हैं या छिड़काव करते हैं। तो ऐसी जैसे कि आपकी गोबर की खाद आती है तो उसमें हम जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो ये सभी चीज़ें या हमारे पास जितने इसमें खरपतवार आते हैं या जो भी इसमें हमारा अवशेष होते हैं फसल के, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है ये निरंतर जो है हमारी, चूँकि ये स्रोत आपके पास उपलब्ध है। अदरवाइज़ किसान क्या करते हैं रासायनिक खादों का ही अपने खेतों में ज़्यादा प्रयोग करते हैं और वो जो हमारे जैविक स्रोत के खादें हैं तो उनका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते चूँकि उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए समेकित कृषि प्रणाली में ये सुविधा रहती है कि आप चूँकि अन्य वर्गों की फसलों की आप खेती करते हैं साथ में पशुधन की भी करते हैं तो आपके पास वो चीज़ें आपके पास उपलब्ध रहती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे कि वो समेकित कृषि प्रणाली अपनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दें? किसान भाइयों, जैसे कि चर्चा हो रही है समेकित कृषि प्रणाली अगर आपको अपनाना हो तो पहले तो आप यह सुनिश्चित करें कि जैसे कि आपके पास अगर पानी के साधन हैं तो आप इसमें साल के तीनों फसलों को आप करने की कोशिश करें। जैसी पानी की आवश्यकता है उसके हिसाब से आप फसलें को लगाएं।
खास करके जैसे कि मैंने कहा कि आप समेकित कृषि प्रणाली में एक या दो व्यक्ति को आपको लगाना पड़ता है या आपको लगना पड़ता है, तो इसमें उसके पास अन्य कार्य भी होने चाहिए। जैसे आपने बगीचे की स्थापना कर लिया है तो बगीचे की में जो है आपको थावला बनाना, निराई गुराई करना, मवेशी है तो उसको देख रेख करना, अगर आपने मछली पालन कर रहे हैं तो मछली पालन के उसको मछलियों को भोजन देना, तो इन सभी चीज़ों को एक तो रोज़गार के लिए भी, तो आपके पास समेकित में तकनीकी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप तकनीकी ज्ञान जैसे हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान की संस्था है यहाँ, या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी विश्वविद्यालय में या जहाँ भी कृषि विभाग है वहाँ पे इसकी आप तकनीकी जानकारी लें और समेकित कृषि प्रणाली के लिए आप आगे बढ़ें, जिससे कि आपकी पौष्टिकता भी अच्छी रहेगी, आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी अच्छी रहेगी और आपकी आय का स्रोत भी जो है इसमें चूँकि आपका आमदनी बढ़ती है, चूँकि आप विभिन्न वैकल्पिक आय को अपनाते हैं, इसलिए समेकित कृषि प्रणाली के लिए आपको आगे आना चाहिए। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी समेकित कृषि प्रणाली अपनाने के लिए। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो हम जब पूछे खोजत रहे से तो बड़ा बढ़िया से बताली मास्टर जी रहे हम के विशेषज्ञ रहे से भी बड़ा सुंदर से बताए दिले समेकित कृषि के कैसे करल जाए है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत इससे हमारे किसान भाई जरूर लाभ उठाना चाहेंगे। आज आपका और दूसरा कौन सा सवाल है? हाँ पूछ ये रहे कि बहुत किसान मन कर आलू लागल है एखन। हाँ तो, ये तो अभी समय है, मौसम है आलू का। तो एखन उमन का देखभाल करे चाहिए उमन के कि बढ़िया से बढ़िया एकदम फसल। अच्छा, यानी अगर आपने आलू की फसल लगाई है तो उसका सामयिक कृषि कार्य क्या है, ये पर्वतिया जी जानना चाहती हैं। और बिल्कुल किसान भाइयों, आपके मन में भी अगर आपने आलू लगाया है तो ये सवाल जरूर होगा। तो चलिए इसके बारे में हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करते हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारी टीम पलांडू में है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। अब हम सुदर्शन मौर्य जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। हम अगेती फसल आलू के बारे में बातचीत करते हैं कि अभी जो मुख्य रूप से अगेती फसल आलू बाज़ार में किसान भाइयों का पहुंच चुका है और कुछ फसल अभी उनके खेत में ही लगा हुआ है। तो अभी मुख्य रूप से जो हम कहते हैं पाला जो झुलसा रोग कहते हैं, उससे कैसे निजात हो, वो कैसे किसान भाइयों उससे छुटकारा पाएँ और बेहतर फसल हो, उनकी हो, उपज हो। बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हमारे किसान भाई जो है जो अगेती आलू की खेती कर चुके हैं, कर लिए हैं, उनका खेत जो है आलू जो है कहना तक खुदाई होकर बाज़ार में पहुंच चुका है। लेकिन बहुत आलू जो बीच में मध्य में जो आलू की बुआई करते हैं उसमें जो है उनके आलू खेत में तैयार है। इस समय जो है अपने पौध की सुरक्षा जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये जो मौसम है इस समय जो है पाला के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है। इस समय आप देखिए रात का तापमान लगभग 12 से 16 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है। सुबह के समय पत्तियों पे हल्की हल्की ओस भी रहती है। और जब आप देखें कि जो है मतलब इस तरह के मौसम आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है पाला के जो है अनुकूल आसार है। इस स्थिति में किसान भाइयों को जो है अपनी पौध सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, आखिर किसान भाई कैसे इसके बचाव करेंगे, उनको कुछ जानकारी बताइए। हाँ देखिए, किसान भाई जो है पाला के जो मुख्य रूप से जो लक्षण होते हैं, आप देखेंगे कि शुरू में बीमारी के जो लक्षण होते हैं, पौधे की निचली पत्तियां जो ज़मीन से सटी हुई रहती हैं उसमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें रोग में होता क्या है कि पत्तियों में जो है झुलसा यानी पत्तियां झुलसने लगती हैं और 2 ही 3 दिन में पूरा का पूरा फसल जो है आपका नुकसान हो जाता है, एकदम पूरा झुलस जाता है। यानी दूर से देखने पर लगेगा कि आपके खेत में किसी ने पेट्रोल छिड़क के जला दिया। ऐसे केस में जो है ये बीमारी आने से पहले किसान भाई यदि बचाव के कुछ साधन करें तो अपने फसल को बचा सकते हैं। बचाव के साधन जो मुख्य रूप से हैं, एक तो ये है कि किसान भाई को जो है जैसे ही वातावरण में आपको लगे कि तापमान जो है नीचे जा रहा है,
हल्का सा बादल जैसा आपका आसमान में छाया हुआ है और पत्तियों पे सुबह के समय ओस दिखाई पड़ रही है, तो तुरंत अपने खेत में पहला एक सिंचाई कर दीजिए। दूसरा है कि यदि आपके पौधे की निचली पत्तियों को आप ध्यान से देखें पलट के, तो उसमें यदि हल्का सा जो है आप किनारे से आप देखेंगे झुलसापन दिखाई पड़े, तो तुरंत जो है डायथेन M45 जो कि एक फफूंदी नाशक है, इसको आप ले लें या ब्लू कॉपर ले लें। डायथेन M45 लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर और ब्लू कॉपर लेते हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर में दवा ले लें और उसको पानी के साथ मिला के छिड़काव करें। ये छिड़काव जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पे दोबारा इसको रिपीट करना है, जिससे कि लगभग जो 20 से 25 दिन तक आप अपनी फसल को बचा लेते हैं इस समय। तो ये जो बीमारी का जो फैलने का जो टाइम होता है ये बच जाता है, जिससे आपकी जो है पैदावार बढ़ जाती है और आलू का आकार भी बड़े आकार का होता है और उसमें जो है चमक भी बनी रहती है और आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, आलू जो आपने बताया कि आलू का बहुत बृहद पैमाने पर सब कुछ ठीक होगा, फिर इसका हम भंडारण कैसे करें? किसान भाई भंडारण कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारे जो कहना तो समस्या जो कहना तब आती है, जैसे ही हमारे पास जो है हम आलू को खोद लेते हैं, खोदने के बाद जब घर में ले आते हैं तो उस समय भंडारण की बहुत बड़ी समस्या आती है। तो आप ध्यान में रखें कि जैसे आपको यदि घर में स्टोर करना है आलू, तो पौधा जब आपका जो है आलू का आकार एक दो जो है पौधे को आप उखाड़ लीजिए और देखिए कि आलू का आकार जो है ऑप्टिमम बड़े आकार का हो गया है कि नहीं। यदि बड़े आकार का हो गया है तो जो है उनके जो पौध होते हैं ना, जो हल्के से पीले पड़ने होने लगने, जब मैच्योरिटी आती है तो पौधा पीला पड़ने लगता है। इस स्थिति में पौधे को जो है ऊपर से आप काट लें, जिससे क्या होगा कि जो भी जो है कहना तब आलू जो होता है बहुत तेज़ी से मैच्योर होता है, उसके जो है जो स्किन होती है वो छिलती नहीं है मैच्योर होने पे। तो ये जो है प्रक्रिया आपको अपनानी है। इसके बाद आलू को जो है खनकर ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे पर्याप्त जो है कहना तब साफ़ सफाई हो और वहाँ पे नमी कम हो शुरू में, लेकिन बाद में जो है नमी युक्त जगह पे रखना है। लेकिन शुरू के दौरान जो है नमी युक्त जगह से थोड़ा हट के रखना है, धूप से थोड़ा हटा के रखिए, छाया में रखें। तो इस तरह से जो है कहना तब भी करें। और बेस्ट तरीका है कि उसको जो है पतले लेयर में आप फैला दें कमरे में। जब आलू जो है अच्छे से जो है सूख जाता है तो उसको जो है ढेर बना दें, या जो है जूट के हल्के जो प्याज वाले जो बैग होते हैं ना, जिसमें कि रेशम ज़्यादा होता है, तो ऐसे पैकेट बैग ले लें और उसमें आलू को भर के स्टोर करें, तो आपको जो है लंबे समय तक आलू को स्टोर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी देख रहे हैं कि खेत में मल्चिंग लगी हुई है आलू के पौधों के ऊपर में, तो ये क्या है, ये किसान भाइयों को कहाँ तक लाभ पहुँचाता है? देखिए ये प्लास्टिक मल्चिंग है। यह तकनीकी जो है अभी हमने कुछ जो पिछले 2 सालों से हम लोग इसको अपना रहे हैं अपने फार्म पे। इस तकनीकी से कई फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें जो इस तकनीकी से जब हम आलू की खेती करते हैं तो इसमें घास फूस की समस्या नहीं आती है। साथ ही साथ बीमारियां जो ज़्यादातर जो है मिट्टी से फैलती हैं और जो पाला वाली जो बीमारी होती है, जो कि नीचे पत्तियां जो जब मिट्टी से सटी हुई रहती है उससे स्टार्ट होता है, तो ये बीमारी आने के आसार कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, खाद इस्तेमाल करते हैं, उनका समुचित उपयोग जो है पौधे ही करते हैं, न कि जो है दूसरे घास फूस करते हैं। तो ये जो है तकनीकी करने से आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और आपकी पैदावार बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों। तो मास्टर जी बड़ा बढ़िया से बता दिले कि आलू एखन लागल है तो काल के देखभाल करो ताकि फसल बिल्कुल इस समय तो जो पाला लगता है उससे बचाने के लिए जो उपाय बताया गया वो काफ़ी फायदेमंद होगा, है ना। तो हम तो चाहते ही हैं कि ऐसे बहुत सारे फायदे की बातें अपने किसान भाइयों को बताते रहें। और किसान भाइयों लेकिन यही है कि अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है और हम ये भी चाहते हैं कि आप अपनी बात भी हम तक जरूर पहुँचाएं, है ना। एकदम हाँ, ताकि राउर के कोनो समस्या है, कोनो जाने खोजत थी, कोनो बताए खोजत थी, जरूर लिख के भेजू और हमरे के लिखे है तो हमरे कर पता जाने कोई हमरे कर पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो आप हमें ख़त ज़रूर लिखिए क्योंकि हमें रहता है आपके ख़तों का इंतज़ार। आज के लिए बस फिर इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जोहार, नमस्कार।